Previous class we have seen many things related to series RLC circuit, नहीं? और जो important points थे वो ऐसे थे कि in a series RLC circuit when current the current passing through the circuit is I, the voltage drop across resistor is IR, across capacitor is IXC or I by C omega, across the inductor it is IL omega. इसमें I क्या है? RMS वैल्यू ऑफ द करंट. VL क्या है? RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर. और ये भी हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में ही देख लिए थे कि अगर करंट कुछ ऐसा रहेगा, अगर करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा तो जो आपका VR होगा वो VR इस डायरेक्शन में होगा, VR इस डायरेक्शन में होगा. जो VL होगा इंडक्टर की केस में आपका जो है करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, तो VL कुछ ऐसे रहेगा और जो VC रहेगा वो VC कुछ ऐसा रहेगा. दे आर ऑल वेक्टर्स. नहीं, कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल वोल्टेज सप्लाई, तो VR प्लस VL प्लस VC वेक्टोरियली ऐड करना है. कैसे निकालेंगे? VL प्लस VC करेंगे तो VL माइनस VC हो जाएगा क्योंकि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. और ये VR तो VS क्या हो जाएगा? VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा ये VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. और इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला देख चुके हैं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. कोई आपको कभी भी कहीं भी नहीं पूछेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ. बताओ, पूछना चाहिए, प्लस 2 में नहीं पूछते और इंजीनियरिंग में तो पूछेंगे ही नहीं क्योंकि जानते हैं कि तुम जानते हो. नहीं जानते हो बात अलग है, लेकिन उनको मालूम है कि तुम जानते हो, वी नो दैट करके लिखते हैं. नहीं, तो जेड का फॉर्मूला ये है. पावर फैक्टर cos फाई इज VR बाई VS और R बाई Z. ये जो फाई है, ये फाई क्या है? ये फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. समझ में आया? चलिए, power in RLC circuit. पहला हुआ let V is equal to Vm sin omega t. तो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट. शॉर्ट नोट पे ध्यान मत दो, 1 मार्क वाला चीजें ढूंढो, कोई नहीं पूछेगा जो डेरिवेशन में कर रहा हूं. तो I क्या होगा? I कुछ Im sin ओमेगा t होगा और डिपेंड करता है कि अगर ये इंडक्टर डोमिनेटेड है द करंट विल लैग द वोल्टेज और कैपेसिटर डोमिनेटेड है तो करंट विल लीड. तो यहाँ पर कुछ प्लस माइनस, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा. नहीं, ये जो V क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. मैक्सिमम वैल्यू क्या है? Vm. RMS वैल्यू क्या है? Vm बाई रूट 2. ये V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, Vm मैक्सिमम वैल्यू है और RMS वैल्यू हो गया Vm बाई रूट 2. हमें अगर कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक Vm Im sin ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई. कुछ भी मत लिखो, देख लो भैया, कोई पूछेगा नहीं आपको. कोई पूछेगा एवरेज पावर कितना है. अगर इंस्टेंटेनियस पावर है ये, तो dt सेकंड में कितना पावर कंज्यूम होगा? दिस इंटू टी, दिस इंटू dt. t सेकंड में जस्ट इंटीग्रेट, दिस द पावर कंज्यूम्ड इन t सेकंड्स होल डिवाइडेड बाय t इज द एवरेज पावर. सो इट कम्स आउट टू बी 1 by t 0 to t इंस्टेंटेनियस पावर dt. इंस्टेंटेनियस पावर ये पूरा चीज है, इंटीग्रेट करो तो मिलेगा Vm Im by 2 cos phi. देख लो, the power does not depend upon omega, it depends only on Vm Im and the phase angle difference between voltage and current. तो क्या क्वेश्चन आएगा ये पूरा डिस्कशन से? राइट द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट. लिखो, इतना काम खत्म. समझ में?
अब ये Vm Im/2 को आप चाहो तो लिख सकते हो Vrms/√2 एंड इसको Vm को लिख सकते हो Vrms इंटू √2 और Vm/√2 इंटू Im/√2 ऐसे लिख सकते हैं। बट Vm/√2 होता है Vrms, सो इट इज Vrms Irms cos phi। समझ में आया? ये हो गया पावर। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा हुआ है। क्या है? अभी हम देखें कि जो एवरेज पावर होता है वो Vrms Irms cos phi है, और पहले से हमें मालूम है कि Vrms by Irms is Z, Vm by Im Z होता है तो Vrms by Irms भी Z होगा, नहीं? और हमें ये भी मालूम है कि cos phi is R by Z है कि नहीं? What I am going to present is useful for those who are preparing for entrance। तो यहाँ पर Vm के जगह अगर हम लिखेंगे Irms इंटू Z तो ये बन जाएगा Irms का स्क्वायर इंटू Z। cos phi के जगह लिखेंगे R by Z तो Z को खा गया, मिला Irms का स्क्वायर इंटू R। मतलब सिर्फ रेजिस्टर में ही पावर कट हो रहा है, पावर कंज्यूम हो रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर में एवरेज पावर तो जीरो है। कोई सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर आपको आरएमएस करंट मालूम है, पावर कितना है जानने के लिए सीधा Irms स्क्वायर इंटू R करो। नो पावर इज कंज्यूम्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर, पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस ओनली इन द रेजिस्टर। समझ में आया क्या? तो यू सी पावर is consumed only across the resistor or resistance. No power is consumed in inductor and capacitor, that is what we have already seen। 1/4 साइकिल में वो एनर्जी स्टोर करते हैं, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में एनर्जी रिलीज कर देते हैं, कैपेसिटर की केस में भी इंडक्टर की भी केस में भी। और इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी क्या था? डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी का। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर? डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ए हाउस इज सप्लाइड विद 50 हर्ट्ज टू 20 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर? 100 हर्ट्ज, 50 का डबल। अंदर चाहे कुछ भी हो, रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, मिला जुला हो, सीरीज में हो, पैरेलल में हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये हमें समझ में आ गया। यहां पर पॉइंट नंबर 3 में डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर, बस यही एक क्वेश्चन आता है डिफाइन पावर फैक्टर करके, ये याद रखना। सब पावर फैक्टर बात तो जानते हैं, VI cos phi होता है, VR by VS होता है, R by Z होता है, हाँ सब होता है, वो मालूम है। लेट अस डिफाइन क्या है। It is defined as the ratio of real power consumed to apparent power supplied। तो पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर हो गया रेशियो ऑफ रियल पावर, कितना पावर कंज्यूम हुआ है बाय अपरेंट पावर। आप इंजीनियरिंग अगर पढ़ोगे बाय चांस तो अपरेंट पावर का बहुत ज्यादा मायने रखता है। रियल पावर जब स्पेसिफिकेशन देते हैं अपरेंट पावर में देते हैं। आप जब इन्वर्टर खरीदते हो बोलता है कि कितना, वो 8 kVA का है, नहीं कितने का 800 वोल्ट एम्पियर का है या 1200 वोल्ट एम्पियर का है, वो क्या है? वो अपरेंट पावर है, वोल्ट एम्पियर पावर है। वोल्ट इंटू एम्पियर शुड बी वाट, लेकिन उसको वाट नहीं लिखते हैं, वोल्ट एम्पियर लिखते हैं। रियल पावर को वाट में लिखते हैं, दोनों पावर है, बस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एक को वोल्ट एम्पियर में लिखते हैं, दूसरे को वाट में लिखते हैं। रियल पावर क्या हो गया भाई? अभी थोड़ी देर पहले देखिए, Vrms Irms इंटू cos phi डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर।
कोई एक आरएलसी सर्किट या कैसा भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने 200 वोल्ट एसी दिया, मतलब 200 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू है क्या एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। इट ड्रॉज 5 एम्पियर करंट, वो 5 एम्पियर आरएमएस वैल्यू क्या एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि ऑल स्पेसिफिकेशंस आर इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो आपको अगर 200 वोल्ट दिए 5 एम्पियर गया तो पावर कंज्यूम होना चाहिए 1000 वाट, वोल्ट इनटू करंट, दैट इज द अपरेंट पावर आपको लगता है, लेकिन होता कितना है 200 इंटू 5 इंटू cos फाइव, रियल पावर इज समथिंग डिफरेंट, एक cos फाइव वाला टर्म आ जाता है। आपको जो लगता है कि इतना पावर होगा उसको कहते हैं अपरेंट पावर। तो फॉर्मूला क्या बन गया उसके लिए, Vrms इंटू Irms, क्या बन गया ये दोनों कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, क्या मिल गया, इट इज सेम एज cos फाइव। तो डेफिनेशन को याद रखना मेरे भाई। So the power factor is cosine of phase angle difference between voltage and current। मैं अगर शुरू से यहाँ से स्टार्ट करता तो सबको समझने में दिक्कत होता, इसलिए मैं बोला कि मान लो कि ये cos फाइव है, फिर मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आया। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हर 2-3 साल में एक बार आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, देख लोगे वो क्या है। हम देखें कि कोई एक सर्किट में अगर हम कहेंगे ये है हमारा वोल्टेज सप्लाइड, और मान लो कि दिस इज व्हाट इज द करंट, करंट कैसा है, करंट कुछ फेज एंगल डिफरेंस में होगा, कुछ ऐसा है, मान लो कि ये है करंट, आप क्या कहोगे इन दिस सर्किट, करंट इज लैगिंग और लीडिंग, लैगिंग है। सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड और कैपेसिटर डोमिनेटेड, इंडक्टर डोमिनेटेड, कैपेसिटर होने से लीड करता है, ये इंडक्टर डोमिनेटेड है। अच्छा, और इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो फाई है, ठीक है। अब ये जो आई है, आई को मैं क्या करना चाहता हूं कि आई वांट टू रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा। ये जो कंपोनेंट हो गया इसको हम कहेंगे आई cos फाइव, ये हो जाएगा आई sin फाइव, है कि नहीं, है ना। तो सर्किट में जो पावर कंज्यूम हुआ वो कितना हुआ, V इंटू आई हमको लगा, लेकिन V इंटू आई तो हुआ नहीं, हुआ कितना, V I cos फाइव, मतलब I इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमिंग पावर, I cos फाइव इज रेस्पॉन्सिबल। ये I cos फाइव के चलते पावर कंज्यूम हो रहा है, I sin फाइव के चलते कोई पावर कंजप्शन नहीं है। और वैसे भी अगर हम सोचे कि यहाँ पर V एक वेक्टर है, I एक वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पावर निकालना है, पावर तो स्केलर है, तो कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ V एंड I इज VI cos फाइव, दैट इज द पावर। सो द रियल पावर इज VI cos फाइव, सो I cos फाइव इज कॉल्ड द वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। जबकि इसके लिए कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये करंट जा रहा है लेकिन इसके लिए कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय वाटलेस करंट। वाटलेस करंट मतलब द कंपोनेंट ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज, मत ऐसे मत लिखना, वाटलेस कंपोनेंट इज डिफाइंड एज आई sin फाइव, फिर फाइव इज द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। समझ में आया क्या, व्हाट इज द वाटफुल कंपोनेंट, कभी नहीं पूछा है, पूछ लेगा तो इट इज आई cos फाइव, वाटलेस कंपोनेंट आई sin फाइव, बस उतना ही पूछता है। व्हाट यू मीन बाय वाटलेस करंट, मतलब ये करंट तो आ रहा है लेकिन इसके लिए कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है। मान लो कि सिर्फ एक इंडक्टर या कैपेसिटर होता तो फेज एंगल डिफरेंस 90 डिग्री होता, करंट तो ड्रॉ करता लेकिन कोई पावर कंज्यूम नहीं होता। बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब आप जाओगे, मान लो कि आपके घर में आप सिर्फ ढेर सारा कैपेसिटर लगा के रखे हो और आपको कोई पावर सप्लाई कर रहा है, ये कोई वेंडर आपको पावर सप्लाई कर रहा है, और क्या हुआ कि आप पावर करंट तो ड्रॉ कर रहे हो लेकिन क्या हुआ, कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हो। आपका मीटर लगा है, मीटर दिखा रहा है 0, बेचारा आपको करंट दे दे के थक गया। जब भी करंट कट होता है आप चिल्लाते हो कहां गया करंट, कहां गया करंट, लेकिन आपका बिल तो कुछ उठता नहीं है क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर लगाए हो, या सिर्फ इंडक्टर, या सिर्फ कैपेसिटर एंड इंडक्टर लगाया, रेजिस्टेंस कुछ लगाया नहीं। तो ये कोई इंडस्ट्री में मान लो बहुत सारा इंडक्टर है या बहुत सारे कैपेसिटर है, यूजुअली इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंडक्टर्स होते हैं, जैसे फर्नेस वगैरह में बहुत सारा कॉइल्स लगते हैं, मोटरिंग लोड होता है, पंपिंग लोड होता है, ड्राइविंग लोड होता है, वो सारे मोटर्स है, कॉइल्स है।
है ना। फर्नेस में भी कॉइल्स रहता है उसको गर्म करने के लिए, है ना, इंडक्शन फर्नेस रहता है। तो उस केस में रेजिस्टेंसेस काफी कम होते हैं। तो क्या हुआ, जो पावर सप्लाई करेगा वो यहाँ से कोई वायर लगा के आपको पावर दे रहा है। जो वायर में वो करंट सप्लाई कर रहा है उस वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस है ना, है कि नहीं। तो ये वायर से जब करंट जाएगा यहाँ पर कुछ पावर कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन आपको जो पावर, जो करंट आप ड्रॉ किए, आपका मीटर में क्या उठा, जीरो। बेचारा वो सप्लाई करने वाला का पावर गुल हो रहा है लेकिन आपका मीटर में जीरो जा रहा है, तो बेचारा नुकसान में रहेगा ही नहीं रहेगा। इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो मीटर्स लगते हैं, हमारा जैसा एनर्जी मीटर नहीं रहता है, उसके साथ साथ उनका रहता है पावर फैक्टर मीटर। वो पावर फैक्टर रीड करवाएगा। अगर पावर फैक्टर आपका 0.8 से कम है तो हम आपको पावर नहीं देंगे। आप फालतू के करंट खींचोगे, पावर लोगे नहीं। नहीं, काफी बच्चे होते हैं दुकान में, ये थोड़ा चखाओ, ये थोड़ा चखाओ, चखते चखते सब चख देंगे और भाग जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। होता ही नहीं होता। और चखाने वाले भी उम्मीद रखता है ये लेगा कुछ खाएगा, कुछ नहीं खाता, ये चखाओ चखाओ करके काम निकल जाता। तो ये भी ऐसे ही, ये पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, सिर्फ करंट ड्रॉ कर रहा है। इसलिए वो जो वेंडर होता है, जो पावर सप्लाई करता है यूटिलिटी साइड वाला, वो क्या करता है, वो एक पावर फैक्टर मीटर लगाता है, फिर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तुम्हारा पावर फैक्टर अगर 0.8 से कम जाएगा तो तुम्हारा पर यूनिट का कॉस्ट इतना जाएगा, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है उसको कौन भरेगा। तुम्हारा 0.9 से ऊपर जाएगा तो तुम्हारा कॉस्ट अलग रहेगा। तुम्हारा पावर फैक्टर 0.5 से कम है तो तुम्हारा कॉस्ट ही होगा। तो पावर फैक्टर मीटर लगाते उसके हिसाब से रेट भी लगाते। समझ में आया। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो जो यूजर है वो क्या सोचता है, मेरे को पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, लेकिन पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करेगा, घर में जो करना था वही कर रहा है कि नहीं। पावर फैक्टर कैसे बढ़ाएगा। आप देखो घर में मोस्टली लोड जो होते हैं, पंप्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं, इंडक्टिव लोड्स होते हैं, फैन होता है, एसी कूलर सब कुछ तो कॉइल है। तो इंडक्टिव लोड ज्यादा है। वो क्या करते हैं, जो फैक्ट्री देखा कि मेरा पावर फैक्टर काफी लो जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, वो क्या करते हैं, अपनी घर के साथ पैरेलल में एक एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर अगर लगा दोगे, ये करंट ड्रॉ करेगा, लीडिंग करंट, ये ड्रॉ करेगा, ये तो लैगिंग करंट ले रहा है, तो इफेक्टिवली कैपेसिटर डोमिनेटेड हो गया। करंट पीछे था वो उठने लगा धीरे धीरे, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन पावर कंजप्शन तो कुछ नहीं हुआ, खाली इंप्रूवमेंट हो गया पावर फैक्टर का। So to improve power factor, what the companies do? They put a capacitor in parallel with the circuit, जिसमें कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होगा, खाली वो करंट ड्रॉ करने के कारण इनका करंट कम हो जाएगा। मान लो ये ले रहा है 10 एम्पियर कैपेसिटर और ये ले रहा है 6 एम्पियर, तो दोनों मिलके क्या करंट ड्रॉ करेंगे, ओनली 4 एम्पियर। व्हाई? बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर इन अपोजिट फेस टू ईच अदर। कैपेसिटर ड्रॉ कर रहा है 6 एम्पियर और आपका घर का इंडक्टर ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर, तो रिजल्टेंट करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर, बिकॉज द करंट्स आर अपोजिट। एक वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है, एक वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करता है। क्या बात समझ में आया। तो इतना सारा जो चीज हम लोग पढ़े उसको थोड़ा ब्रीफली लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि व्हाट इज व्हाटलेस। द कंपोनेंट, आपको जब भी व्हाटलेस करंट पूछेगा ये फिगर को पक्का बनाना। हाँ, द कंपोनेंट I cos phi is called wattful component. This component is responsible for, this component is responsible for consuming power. The component I sin phi does not consume any power. So it is called wattless current. ऐसा करंट है जो कि कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। बस वाटलेस करंट क्या है 25 बार आया होगा स्कूल एग्जाम में, 1 मार्क के लिए, सारे 1 मार्क से ज्यादा नहीं आया।
मेरे को याद है एक बार कभी आया था, डिराइव एन एक्सप्रेशन, व्हाट डिफाइन आरएमएस वैल्यू एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, वो 2 मार्क का था, नहीं तो 1 मार्क। काफी लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा चैप्टर छोड़ देंगे तो 1 मार्क जाएगा, ऐसे कहा मुझे 100 रखना है, 99 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ भी बात सही है, जिनको 100 नहीं रखने से चलेगा वो लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क आएगा। अगर तकदीर खराब नहीं है तो, कि तकदीर अगर खराब है तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। हाँ, क्या वर्टलेस करंट समझ में आया? पॉइंट नंबर 5, रिजोनेंस। 1 मार्क, सीधा 1 मार्क वाला क्वेश्चन ढूंढना है इसके अंदर। ठीक है, पहला क्या हुआ, ए सीरीज RLC circuit is said to be under resonance if net reactance of the circuit is 0। या तो डेफिनेशन पूछेंगे या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, 2 ही क्वेश्चन आता है, और भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोमिनेंटली 2 ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट यू मीन बाय रेजोनेंस इन ए सीरीज RLC सर्किट, तो थोड़ा इसको बढ़िया से सजा के लिखते हैं। नेट रिएक्टेंस इज 0। आपको मालूम होगा कि नेट रिएक्टेंस था क्या, XL माइनस XC, दैट वाज 0। बट XL क्या था, इसका मतलब ये हुआ XL इज इक्वल टू XC, लेकिन XL क्या था, L ओमेगा, और ये 1 बाई C ओमेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई LC, है कि नहीं। पता चल गया ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई LC, और इससे ये भी पता चला कि ओमेगा इज 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC। But you know this frequency omega is called resonant angular frequency। क्या कहते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको चाहो तो आप लिख सकते हो ओमेगा इज 2 पाई f, you know, so you can write f is equal to 1 by 2 pi root over of 1 by LC। This is called the formula for resonance frequency। This is called resonance frequency। समझ में आया, समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट में आए, फॉर्मूला याद रखना, यही पूछेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। LC का वैल्यू भी नहीं देंगे, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, ठीक है। LC का वैल्यू दिया तो लिख सकते हो आप। अब हुआ ये नेक्स्ट पॉइंट में जो देखे, हम देखेंगे ओमेगा नॉट इज रेजोनेंस और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसे हम इसको ओमेगा नॉट करके रिप्रेजेंट करेंगे, जो होता है 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC। यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। F नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है फॉर्मूला, 1 बाय 2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ LC इन हर्ट्ज। हमारे पास कोई एक सीरीज RLC सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर बंधे हुए हैं। हम जो सप्लाई वोल्टेज इसमें देंगे उसमें हम फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, अपना मर्जी कौन सा फ्रीक्वेंसी का भी वोल्टेज दे सकते हैं। अगर हम ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी सेट कर दिए यहाँ पर जिसका वैल्यू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC के बराबर हो गया, तो कहेंगे सर्किट रेजोनेंस में है। फायदा क्या है, बहुत फायदा है, लाखों के करोड़ों के फायदे रेजोनेंस सर्किट का, है ना। तो जो फायदे तो गिनाएंगे बाद में,
पहले रेजोनेंस कब हुआ समझ में आया? यू हैव टू चूज ए सुइटेबल फ्रीक्वेंसी एट व्हिच f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ LC। L का कुछ वैल्यू होगा, C का कुछ वैल्यू होगा। अगर f0 का वैल्यू ये वैल्यू के साथ मैच कर गया तो कहेंगे सर्किट इज अंडर रेजोनेंस। समझ में आया? अच्छा, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस क्या आप देखोगे? एट रेजोनेंस आप देखोगे कि जो Z है वो क्या होता है? R² प्लस X² का रूट ओवर, जो कि R से ज्यादा है। Impedance of a circuit is always more than R, but at resonance X is 0, so Z is equal to R, मतलब Z is minimum। याद रखना कि at resonance Z is impedance of the circuit is minimum। अगर हम ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी चूज कर लिए कि नेट रिएक्टेंस 0 हो गया तो आप देखोगे इंपीडेंस कम हो जाएगा, मतलब करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपके पास अगर एक सोर्स है जिसमें फ्रीक्वेंसी का आप बदल सकते हो, देखो ये सर्किट में रेजोनेंस लाने के लिए 3 तरीके हैं। या तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी को बदलो, जो आपकी केस में पॉसिबल नहीं है। आपके घर में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी को कैसे बदलोगे? बट व्हाट यू कैन डू, ठीक है फ्रीक्वेंसी को मारो गोली, मान लो आपके पास एक वेरिएबल इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो गो ऑन चेंजिंग द कैपेसिटेंस जब तक 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ LC का वैल्यू इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं हो जाता है। हो गया बराबर तो नेट रिएक्टेंस 0 है। सो आइदर बाय चेंजिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी और बाय चेंजिंग द कैपेसिटर और बाय चेंजिंग द इंडक्टर यू कैन गेट रेजोनेंस। समझ में आ रहा ना? यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी डू, वी गो फॉर चेंज ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटेंस को चेंज करना काफी आसान होता है। ऐसा मान लो 2 प्लेट है और ये दोनों प्लेट को मान लो कि एक प्लेट को ऐसे घुमाएंगे तो इफेक्टिव एरिया कम हो गया ना, एरिया कम हो रहा है, तो कैपेसिटेंस कैन बी वेरी इजीली चेंज्ड। समझ में आ रहा है? या फिर उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाला या निकाल दिया तो अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज द कैपेसिटेंस इजीली। और जो पहले बड़े बड़े साइज के रेडियो देखते थे, अब वो दिल्ली सेंटर लगाएंगे करके मोड़ते थे, एक लकड़ी चलता था। कोई लकड़ी को चलाने से दिल्ली लग जाता है? नहीं, जब वो चलाते उसके साथ एक थ्रेड बंधा हुआ था, उसके पीछे एक कैपेसिटर था और वो कैपेसिटर क्या होता था, ऐसे ऐसे घूमता था। घूमने के कारण क्या होता था, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बदल रहा था। गेटिंग? अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस बदलने लगा तो आपका फ्रीक्वेंसी बदलने लगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलने लगा। आपकी जो रेडियो है उस रेडियो में होता क्या था कि एंटीना में जितने सारे रेडियो स्टेशन से सबका सिग्नल यहाँ पर इंड्यूस होता था, एंटीना में सबका वोल्टेज यहाँ पर बनता था। क्या बात समझ में आ रहा है? ये मान लो कि कोई V1 वोल्ट का है, F1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, ये V2 वोल्ट का है, F2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है। कहता ना ये दिल्ली वाला है 32 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, धूम मीठा 102.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलता है कि नहीं बोलता है? वो फ्रीक्वेंसी है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ये सब जो है आपको रेडियो मिर्ची आ गया, जो भी है सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, सारे आपके एंटीना पे इंड्यूस्ड है वोल्टेज। और ये क्या करेगा, अगर इसको हम अभी चेंज करने लगेंगे, कैपेसिटर को चेंज करेंगे और मान लो कि ये कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे तो सपोज ये 0.1 माइक्रोफैराड से 0.2 माइक्रोफैराड तक बदल सकता है। सपोज, समझ में? 0.1 से 0.2 मतलब मिनिमम होगा 0.2, मैक्सिमम होगा 0.1। तो उसको बदलने से जो फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस हो जाएगा वो सब फ्रीक्वेंसी पकड़ में आएंगे। मान लो कि हम कैपेसिटर को वेरी किए 0.17 में और पता चला 1/√of LC होल इंटू 1/2 पाई का वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी निकला वो F3 के बराबर हो गया। तो मतलब F3 वाला वोल्टेज के लिए तो रेजिस्टेंस कम है, बाकी सबके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस कम हो गया तो ये बहुत जोर से करंट भेजने लगेगा। और अक्सर यहाँ पर रेजिस्टेंस रखा ही नहीं जाता है। दिस रेजिस्टेंस इज नॉट इंटेंशनली केप्ट बट इट इंसिडेंटली कम्स बिकॉज यू आर कीपिंग ए स्पीकर। उसके अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, समझ में? अगर ये रेजिस्टेंस काफी कम है और ये ऑलमोस्ट 0 हो गया तो वेरी हाई करंट विल फ्लो। व्हेन वेरी हाई करंट फ्लोज, ये जो फ्रीक्वेंसी का उसी फ्रीक्वेंसी का करंट चलेगा तो वो सिग्नल बजेगा, आपको वो स्टेशन सुनाई देगा, बाकी सुनाई नहीं देगा। Then you go on changing again for different values of capacitor. Now you tune to other frequency. उसका करंट जोर हो जाएगा, जिसका करंट जोर हो जाएगा उसका साउंड को तुम सुन पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं सीरीज RLC सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्यूनिंग सर्किट। समझ में?
इसको ट्यूनिंग सर्किट कहते हैं, क्योंकि ये ट्यून करने में मदद करता है। फिर आप क्या करते हो, वो जो रेडियो का है वो लकड़ी को चलाते हो, इधर से उधर तक पूरा चला लिया, 6-7 सेंटर को बजा लिए। उसके बाद भी अगर काफी फ्रीक्वेंसी होंगे उनको पकड़ना क्या है, फिर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट जाते हैं ना, SW1 SW2। कभी रेडियो देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे होगे। पापा को मिला था डायरी में, हमको कहाँ सर, अभी तो हम लोग मोबाइल में देखते हैं। उसमें होता है शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3, ऐसे करके रहता है, स्विच से एडजस्ट करते हैं रेडियो में। शॉर्ट वेव मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, यू आर गोइंग फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, वन मोर कैपेसिटर इज स्विच्ड ऑन। मान लो ये है 0.1 माइक्रोफैराड का, जैसे स्विच ऑन कर दिए, अब इसको अगर वेरी करेंगे सीरीज पैरेलल में तो ऐड हो गया। अब मिनिमम कितना हो गया, 0.2, मैक्सिमम हो गया 0.3। फिर हायर जाइए और लगाइए कैपेसिटर, टुक 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 करके आप स्विच चूस ले जाओगे पीछे, पता चला एक कैपेसिटर पैरेलली जुड़ते जा रहा है उसके साथ। So as you are going for higher capacitance, the frequency is going lower. समझ में आ रहा है? So by changing this capacitor, you are changing the voltage. changing the resonant frequency. क्या मेरी बात समझ में आया? ज्यादा अंदर नहीं जाना है। तो this series RLC circuit is called a कौन सा सर्किट? ट्यूनिंग सर्किट। R is minimum. So I क्या है? I is maximum, और मैक्सिमम करंट क्या है? इट इज VRMS by R. So at resonance current is maximum, याद रखना, at resonance current is maximum, impedance is minimum। बस यही सब क्वेश्चन है, खाली उतना नहीं। at resonance what is the phase difference between voltage and current? V and I कितना होगा? आप कहोगे 0 है, क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस तो गायब है कि नहीं? व्हाट इज द पावर फैक्टर अंडर रेजोनेंस? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज 1, दैट इज cos 0। cos 0 होता है 1, cos 0 इज 1, पावर फैक्टर इज 1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, रेजोनेंस के नीचे क्या क्या होता है, तो ये सारा चीज हम लोग देख लिए कि एट रेजोनेंस The impedance is minimum। और वैसे भी पावर फैक्टर का आप cos फाई की बात करो, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी तो जानते थे, क्या बताओ? R/Z है कि नहीं? और यहाँ पर तो Z R के बराबर है, हो गया ना 1। समझ में आया? At resonance all these things take place। नेक्स्ट, और अगर कोई पूछेगा पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, जनरली ये रेजोनेंस वगैरह यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जहाँ पर पावर का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खेलते हो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कोई अक्सर नहीं पूछता है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लो वोल्टेज में सब कुछ होता है, लो पावर में होता है कि नहीं? हाँ, कोई पंप खरीदते तो कितना किलोवाट का है, कोई एसी खरीदते तो कितना टन कैपेसिटी का है, ये सब पूछते हैं पावर के बारे में। फिलहाल अगर हम कहेंगे पावर, तो पावर का क्या फॉर्मूला हो गया? I मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R, और VRMS इंटू IRMS। cos फाई तो 1 है, आप चाहो तो इसको VRMS इंटू IRMS भी लिख सकते हो। पावर वाला चीज काफी कम पूछा जाता है, ये VRMS इंटू IRMS है। ठीक है, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर D। एट रेजोनेंस VR क्या है? इट इज I इंटू R, which is same as I इंटू Z। समझ में आया क्या? I इंटू Z। लेकिन अगर कोई एक सर्किट में कुछ चीजें हैं, उसका कुछ अपोजिशन है, और अगर आप सप्लाई दिए हो VS और करंट गया है I, अपोजिशन Z है, तो VS क्या है? I इंटू Z। मतलब I इंटू Z होता क्या है? इट इज नथिंग बट द सप्लाई वोल्टेज, इट इज VS। मतलब जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे रेजिस्टेंस में उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज ए सीरीज RLC सर्किट इज अंडर रेजोनेंस एट 100 वोल्ट 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर? 200 वोल्ट। Potential drop across the resistor is same as potential supplied or difference across the circuit। समझ में आ क्या? याद रखना, ये सब 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप कहोगे वी आर इज इक्वल टू वी एस। व्हाट अबाउट वी एल, इट इज आई इंटू एक्सएल। ना यहाँ पर आई जीरो है, ना यहाँ पर एक्सएल जीरो है। आई और एक्सएल दोनों में से कोई भी जीरो नहीं, वेरी हाई वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस दिस। एंड वीसी क्या है, वीसी इज आई इंटू एक्सी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो इसे क्या पता चला, वी एल इज इक्वल टू वीसी। इंडक्टर में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कैपेसिटर में उतने ही वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा। In a series RLC circuit under resonance, potential drop across the inductor is 1000 volt. What is the potential drop across the capacitor? 1000 volt. A series RLC circuit under resonance is supplied with 200 volt supply. What is the potential drop across the resistor? 200 volt. समझ में आ रहा? वन मार्क वाला क्वेश्चन ढूंढना है, वन लाइनर्स, ठीक है? अच्छा, ये बात हो गया। VL is equal to VC। और आप देखोगे यहाँ पर यूजुअली रेजोनेंस सर्किट में ना हम लोग बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो गया तो ओमेगा भी हाई हो गया, 2 पाई एफ। ओमेगा हाई हो गया तो आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टर था क्या था, 1/c ओमेगा। वेरी हाई ओमेगा होने से ये क्वांटिटी काफी छोटा हो है कि नहीं? हाँ, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और सीरीज एलसी सर्किट में देखेंगे और ओमेगा हाई हो गया तो 1/c ओमेगा काफी छोटा हो गया, हो गया कि नहीं? एल ओमेगा काफी बड़ा हो गया। एल ओमेगा अगर काफी बड़ा हो गया तो कहोगे वोल्टेज ड्रॉप विल बी वेरी हाई अक्रॉस द इंडक्टर। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल रहे हैं कि सीरीज के केस में आप देखोगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों बराबर है। VL इज वेरी हाई, VL इज वेरी हाई मतलब VC इज आल्सो वेरी हाई। समझ में आ रहा है? तो ये सर्किट में जब कोई सीरीज आरएलसी सर्किट होगा और आप उसको रेजोनेंस में यूज कर रहे होगे, मान लो कि आप 50 वोल्ट में काम कर रहे हो, तो इंडक्टर होगा उसमें वोल्टेज कितना होगा मालूम है? इट विल बी समथिंग लाइक 700 वोल्ट, 800 वोल्ट। समझ में आ रहा है? इंडक्टर में वोल्टेज है 700 वोल्ट, कैपेसिटर में वोल्टेज है 700 वोल्ट, लेकिन दोनों को जोड़ के देखो तो वोल्टेज कितना है? 0, क्योंकि एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है। दे कैंसिल आउट ईच अदर। टोटल वोल्टेज देखो तो इट इज सेम एज सप्लाई वोल्टेज। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो इसलिए इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट कहते हैं। यहां पर और एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये भी स्कूल वाले पूछते हैं, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। सर्किट क्यू फैक्टर ऐसा लिखते हैं, क्यू फैक्टर क्या है? डेफिनेशन क्या है? इट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और एक्सेल बाय सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो क्वालिटी फैक्टर है, इट इज डिफाइंड ओनली एट रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया? पीडी अक्रॉस एक्सेल, चाहो तो आप सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस लिखो या पीडी अक्रॉस आर ऐसे लिखो। बात एक ही हुआ, सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम एज भी है। सो क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस, ये चीज में मिस कर गया। ये जो टर्म है, दिस टर्म इज डिफाइंड ओनली एट रेजोनेंस। बिना रेजोनेंस का इस टर्म का कोई मतलब ही नहीं है। एट रेजोनेंस quality factor of a circuit at resonance is defined as the ratio of potential drop across the inductor by potential drop across capacitor, resistor। और इंडक्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कैपेसिटर में भी वही हो रहा है। तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर भी लिख सकते हो, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ऐसे भी लिख सकते हो। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? I इंटू एक्सएल, ये हो जाएगा I इंटू आर, क्योंकि वो सीरीज में है। I इज सेम इन बोथ, सेम करंट जा रहा है। सो इट इज सेम एज एक्सएल बाय आर। ये कब की बात है? जब रेजोनेंस चल रहा है। रेजोनेंस में एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा, और हम उसको एल ओमेगा नॉट लिखते हैं बाय आर। समझ में आया क्या? एट रेजोनेंस ओमेगा नॉट का वैल्यू हमें मालूम है 1/√LC। सो इट इज कमिंग आउट टू बी L by R होल इनटू 1/√LC। तो
क्या बन गया भाई, देखो तो 1/r√L/c। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? सर्किट क्यू कहते हैं, इसका वैल्यू 20 से शुरू करके 200 तक होता है। अगर किसी सर्किट में क्यू फैक्टर का वैल्यू है 20, इसका मतलब हुआ अगर 10 वोल्ट में वो सर्किट रेजोनेंस आ रहा है 10 वोल्ट सप्लाई में, तो इंडक्टर में कितना वोल्टेज होगा, 10 × 20 200 वोल्ट, 20 टाइम्स हो जाएगा इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इज क्यू टाइम्स दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। इसलिए इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट कहते हैं। आरएलसी सर्किट को ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट भी कहते हैं। और ये जो क्यू फैक्टर है उसका सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे, आपको वैल्यूज नहीं दिया रहेगा। व्हाट यू मीन बाय क्यू फैक्टर ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, वेरिएशन ऑफ करेंट in with frequency in a series RLC circuit। कोई सीरीज RLC सर्किट में फ्रीक्वेंसी के साथ करंट कैसे बदलता है, आया समझ में? How the current changes with frequency। ठीक है, हमें मालूम है कि 8 ओमेगा इज इक्वल टू 0। जेड क्या होगा, जेड इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का स्क्वायर होल डबल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं बोलोगे तुम लोगों के समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है बोल के। हाँ, प्रूफ करो कि समझ में आ रहा है, थोड़ा जिला के बोल। हाँ, जब ओमेगा 0 होगा जेड का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा 0 मतलब डीसी है। डीसी मतलब कैपेसिटर लगा है, करंट जाएगा क्या? नहीं, यू से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, नो करंट इज पासिंग। तो व्हाट विल बी द करंट, तो V/Z होता है, वो भी हो जाएगा 0। समझ में आया क्या? 8 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। जेड का वैल्यू क्या है, ओनली आर, और आई इज V/R। 8 ओमेगा इज वेरी लार्ज, इट इज वेरी लार्ज, यू से इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बहुत लार्ज कर दिए फ्रीक्वेंसी को, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दी। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं लिखने के लिए। यस, क्या करें, जगह की कमी है हमारे देश में। यस, आई हो गया V/Z, ई हो गया V/Z। 8 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। हमें मिला कि ये कहानी कुछ ऐसा है। ओमेगा 0 मतलब क्या है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। 8 ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। देखो जेड वाला फॉर्मूला, और बताओ ओमेगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जेड फिर से इंफिनिटी, आई फिर से 0। अब पहले वाले में जेड इनफाइनाइट था, बहुत ज्यादा था, तो क्या मिला आपको, क्यों बहुत ज्यादा था, क्योंकि 1/c ओमेगा वाज इनफाइनाइट। मतलब XC ज्यादा था कि XL ज्यादा था, XC। मतलब जब ओमेगा छोटा है तो सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटेड। तो ये जो करंट है ये लीडिंग करंट है कि लैगिंग करंट है, लीडिंग, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी आ जाएगा। जब ओमेगा काफी ज्यादा है तो ये 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इंडक्टर डोमिनेटेड है सर्किट, तो ये जो करंट है वो लैगिंग करंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो लोअर फ्रीक्वेंसी में आपको मिल रहा है लैगिंग करंट, सॉरी लीडिंग करंट,
हायर फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है लैगिंग करंट। लोअर फ्रीक्वेंसी में ओमेगा लो हो गया, कैपेसिटर एक्सी ज्यादा हो गया, तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी आ गया। सो व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 द करंट इज लीडिंग, व्हेन ओमेगा इज मोर देन ओमेगा 0 द करंट इज लैगिंग। चलो ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गया। मैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा था, मैं एक्स्ट्रा बता दिया। 8 ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 आई लीड्स भी। कोई तो सोच रहा होगा कि सर का ग्रामर कितना खराब है, ही लीड्स सी लीड्स होता है, आई एम लैगिंग होता है। नहीं आई करंट है यहाँ पर, मैं नहीं। 8 ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0 आई लैग्स भी, एंड एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 आई एंड भी आर इन सेम फेज। पढ़े थे, फेज डिफरेंस 0 होता है रेजोनेंस में, समझ में आया? और इतनी सारी जानकारी के बाद अगर हम ये जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है कि ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ करंट, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो यहां पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ई हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ द रेजोनेंट पैरामीटर्स विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ ही मैं वेरिएशन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा इसको इधर ले आओ, चलो भाई, यस, तुम भी इधर जाओ, यस। अब जब ओमेगा 0 था, इंपीडेंस वाज वेरी हाई, इनफाइनाइट। ओमेगा 0 था, इंपीडेंस वाज इनफाइनाइट। जैसा ओमेगा बढ़ने लगा, धीरे धीरे इंपीडेंस घटते 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 ये मिनिमम हो गया। कहां पे? 8 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0। 8 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, यू फाइंड द रेजिस्टेंस इज मिनिमम, द इंपीडेंस इज मिनिमम। कब? जब ओमेगा ओमेगा 0 की बराबर है। ग्राफ का वेरिएशन कैसे हुआ? कर्व। क्यों कर्व हुआ? क्योंकि ये कैपेसिटर डोमिनेटेड है। कैपेसिटर के केस में जो रिएक्टेंस है, इंपीडेंस जो है, वो x इज इक्वल टू 1 में सी ओमेगा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सो कर्व जैसे बना। जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी में गए, जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी में गए, फिर से इंपीडेंस बढ़ने लगा। जब हम ओमेगा को इंफिनिटी किए, जेड इंफिनिटी हो गया। बट हियर द ग्राफ इज समथिंग डिफरेंट, यू से इट इज ए स्ट्रेट लाइन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर कौन डोमिनेटेड है? ज्यादा कौन है? एल ओमेगा। इतना ज्यादा है कि उसके सामने 1 में सी ओमेगा को फेंको, एल ओमेगा इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ आता है कि नहीं? कहने का मतलब है इट इज जस्ट नॉट ए यू कर्व। इधर वाला कर्व है और इधर वाला स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रहा क्या? ये कोई यू कर्व नहीं है, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है। वो बोलेंगे ड्रॉ द कर्व, और अगर इस चीज को आप ख्याल नहीं रखे, दोनों तरफ को कर्व जैसे कर दो, अंडा मिलेगा, वो भी फ्री में। समझ में आ रहा है? ढंग से थोड़ा ड्रॉ करके दिखाओ। ये ग्राफ ए से आएगा, ए से जाएगा। आर यू गेटिंग? हाँ, ये चीज याद रखना। तो ये स्ट्रेट लाइन पार्ट है, ये कर्व पार्ट है। अब मैं जैसे पूछा गया करंट ड्रॉ करना चाहूंगा, और करंट क्या होती है? ये किसका डायग्राम है? ये जेड का डायग्राम है। हमें पूछा गया था करंट, और आप कहोगे जो करंट है वो करंट तो क्या है? V बाई जेड होता है। जब जेड मैक्सिमम था, करंट 0 था। जेड घटने लगा, करंट बढ़ने लगा। जब जेड मिनिमम हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ। फिर से जेड बढ़ा, करंट घटा, और ये गया कुछ ऐसे। डायग्राम को याद रखना मेरे बेटा, नहीं तो गड़बड़ में फंस जाओगे। 0 नहीं दिखाना, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये ऐसा। यस। तो वेरिएशन ऑफ करंट इज लाइक दिस। देखो कैसे हो रहा है ग्राफ, ये बढ़ा फिर घटा, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल नहीं है, इट्स नॉट ए मिरर सिमेट्री। और ये जो करंट है यहाँ पे, ये जो करंट है यहाँ पे, वो करंट मैक्सिमम है। और वो मैक्सिमम करंट कितना है? ये V बाई R है। और ये किसका डायग्राम है? करंट का डायग्राम। वो सिर्फ पूछेंगे प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी, इंपीडेंस विथ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया क्या? यस। और यहाँ पे रेजोनेंस की कहानी खत्म।
तो आज हम लोग देखे एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, सीरीज एलसी सर्किट का, व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, व्हाट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट, एंड देन वी सॉ व्हाट इज रेजोनेंस। समझ में आया? सिंपल सिंपल 1 मार्क वाला क्वेश्चन इसमें ढूंढ लेना। नेक्स्ट आता है एलसी ऑसिलेशन सर्किट। They will never ask you details about this 1 मार्क क्वेश्चन देखना, मैं बताऊंगा सारा कुछ, लिखेंगे थोड़ा सा कुछ, ठीक है। अब क्या है, एलसी ऑसिलेशन की जगह एलसी ऑसिलेटर लिखो। ठीक है, when a charged capacitor is connected in parallel with a pure inductor, the circuit is called an ऑसिलेटर सर्किट और टैंक सर्किट, TANK, टैंक सर्किट मत लिखो, ऑसिलेटर सर्किट। टैंक सर्किट कहते हैं बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। जैसे आप लोग कैपेसिटर कहते हो तो इंजीनियरिंग में उसको कंडेंसर कहेंगे, आप लोग इंडक्टर कहते हो तो लोग उसको चोक कहेंगे। चोक और इंडक्टर बात एक ही है ना। तो अपनी अपनी लेवल पे रहना, औकात नहीं भूलना चाहिए। तो क्या हो गया, ये ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं, ये पैरेलल टैंक सर्किट को ऑसिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई एक कैपेसिटर जिसको आप चार्ज कर लिए, कुछ कैपेसिटेंस है, कुछ वोल्टेज है, आप इसको लाके स्विच ऑन कर रहे हो किसके साथ, एक प्योर इंडक्टर के साथ। मैं पहले भी बता चुका हूं, प्योर इंडक्टर का मतलब हुआ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0। जैसे मैं इसको स्विच ऑन करूंगा इसको ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। क्या होता है, अब मैं मान लो कैपेसिटर चार्ज था, इंडक्टर है, तुरंत डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। जैसे डिस्चार्ज करना शुरू करेगा इसका एनर्जी घटेगा, लेकिन जैसे करंट जाएगा इसके अंदर एनर्जी भरेगा। हाफ एल आई स्क्वायर नहीं, तो ये एनर्जी भरने लगेगा और इसका एनर्जी घटने लगेगा। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पावर कंज्यूम होगा नहीं, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। इसलिए तो प्योर इंडक्टर की बात रखें। अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कुछ समय के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, इसमें वेरी हाई करंट आ चुका है, क्योंकि करंट जा रहा था तब तक, इसमें काफी एनर्जी स्टोर है। अब ये वोल्टेज 0 होने के कारण ये और करंट नहीं भेज पा रहा है, लेकिन इधर कुछ करंट जा रहा है। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या था, टू ब्लॉक कांस्टेंट करंट। इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या था, टू अपोज चेंज इन करंट। तो यहाँ पर करंट अभी घटने लगा है और 0 होने वाला है, ये उसको अपोज करेगा, मतलब इधर से जो करंट आ रहा था वो घट रहा है, तो ये इसको अपोज करेगा। कैसे, बाय डेवलपिंग ए वोल्टेज एंड टेंडिंग ए करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। जबरदस्ती करंट भेजने की कोशिश करेगा, ऐसा वोल्टेज डेवलप करेगा। तो जब इसका करंट 0 हो जाएगा, इसके लिए जो ईएमएफ जनरेट हुआ ये करंट भेजेगा। जैसे ये करंट भेजेगा, अब ये उल्टा चार्ज होने लगेगा, इधर बन जाएगा पॉजिटिव, इधर बन जाएगा नेगेटिव। कुछ समय के बाद जैसे ये पूरा चार्ज हो जाएगा, तब इसमें करंट 0, फिर से करंट उल्टा फ्लो करने लगेगा। समझ में आया? This way the current goes on oscillating in the circuit। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इसलिए इसको कहते हैं ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे इन सच सर्किट the current oscillates sinusoidally, मतलब एज ए साइन फंक्शन। साइन से सिनु बना है, सिनुसॉइडली मतलब एज ए साइन फंक्शन। यहां पर अगर करंट देखोगे तो ये आई एम साइन ओमेगा टी फॉर्म में ये ऑसिलेट करेगा। जो करंट होगा ये कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करता है। समझ में आया क्या?
इंडक्टर भी ये अल्टरनेटिंग करंट भेजेगा? अरे नहीं रे, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, उसका एनर्जी इंडक्टर का एनर्जी बन गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, और ये एनर्जी के चलते ये करंट ऐसे भेजेगा, फिर कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, इसका एनर्जी फिर से इसमें आ गया, फिर से ये वोल्टा डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। वो नहीं पूछा सर, मतलब जब कैपेसिटर भेज रहा था वो तो भेजेगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट भेजेगा कि उसका वोल्टेज चेंज होता रहेगा धीरे धीरे? हाँ, इस करंट बदल रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं भेज रहा है, वोल्टेज बदल रहा है बोल के करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ओके सर, पर वो मैग्नीट्यूड तो बदलना नहीं चाहेगा। हाँ, तो रोकेगा, रोक नहीं पाएगा, इसीलिए जो ईएमएफ होगा उसमें उसके अगेंस्ट में जबरदस्ती भेज रहा है, इसका वोल्टेज ज्यादा है शुरू में, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगा, V इंटू आई, पावर सप्लाई होगा इसमें, है ना, तो इसमें एनर्जी स्टोर होने लगेगा, जो एनर्जी स्टोर हुआ है उल्टा फिर भेजेगा इसको, समझ में आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा ना, मतलब जब तक एनर्जी उसका खत्म नहीं हो जाता। हाँ, तो इसका एनर्जी इसमें आ गया, इसका एनर्जी इसमें जाएगा, दोनों का एनर्जी लेन देन होता रहेगा, समझ में आया? तो क्या होता है इसमें, वेर ओमेगा इज, याद रखना बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, इट इज 1/√LC। रेजोनेंस की केस में जो था वही है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, सॉल्व करो तो मिलेगा। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे, कहोगे इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप है VC और ये करंट जा रहा है I, तो I का वैल्यू क्या होता है, C dVC/dt। यहाँ पर I का वैल्यू क्या होता है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है यहाँ पर भी वही वोल्टेज है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो क्या है, LdI/dt। यहाँ पर जो वोल्टेज है, मैंने डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा मान लो इसको V कहेंगे, कितना है, LdI/dt। सेम इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो करंट है वो क्या है, C dV/dt, है कि नहीं? तो C dV/dt करो तो इसका डेरिवेटिव मतलब LC d2I/dt2 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा? सो व्हाट यू फाइंड, I इज इक्वल टू LC d2I/dt2, समझ में आ रहा? और बाय लेंजेस लॉ आपका ये एक नेगेटिव क्वांटिटी फॉर्मूला आता है, तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, आया? तो क्या हो गया वैल्यू, I इज इक्वल टू माइनस LC, लिखो मत, डोंट राइट, d2I/dt2। कोई पूछा तो थोड़ा बताना, मेरा काम है। क्या ऐसा कोई इक्वेशन कभी देखें? हाँ देखें, जब SHM पढ़ रहे थे हम कह रहे थे कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब d2x/, ऐसा कुछ पढ़े थे, याद अगर होगा तो, dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था। यहाँ पर भी इसको ऐसे सजा के लिखो तो d2I/dt2 क्या हो गया, इट इज माइनस 1/LC इंटू I। ऐसा एक क्वेश्चन का हमारा SHM में सॉल्यूशन क्या निकला था, x का a sin ओमेगा t, नहीं? और ये जो ओमेगा स्क्वायर था, ये ओमेगा स्क्वायर था, ये यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1/LC, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/√LC। समझ में आ रहा है? तो अंदर जाने का कोई जरूरत नहीं, कोई पूछेगा नहीं, तुम पूछे हम बता दिए, खुश रहो उतने में, ठीक है? तो क्या हो गया, ओमेगा इज सेम एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, समझ में? और यहाँ पर इसको अगर हम f लिखेंगे तो इट इज 1/2π√LC। तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज LC ऑसिलेटर, फॉर्मूला फॉर LC ऑसिलेटर, बस इतना ही, ना LC दिया रहेगा वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ नहीं, समझ में? LC ऑसिलेटर पे कोई क्वेश्चन अगर कभी आया है तो 99% केसेस में यही आया, फ्रीक्वेंसी क्या है बता, LC ऑसिलेटर का, ये 1/2π√LC। याद रखना आसान है क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये दोनों बराबर है, समझ में? रेजोनेंस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है फॉर्मूला, इसका भी वही होता है फॉर्मूला, समझ में? सर इसका यूज कहाँ होता है? अरे बताएंगे यार, बहुत बताएंगे यूज क्या होता है। हमारा पूरा जो अभी जो इंजीनियरिंग चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, IT चल रहा है, सारा का सारा तो ताकत लगा रखे हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कौन कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। अगर करंट इस फ्रीक्वेंसी में बदलेगा तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेंगे तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो उसी फ्रीक्वेंसी में बदलेगा,
करंट के हिसाब से वोल्टेज बदलेगा, वो भी बदलेगा। जब वोल्टेज बदलेगा करंट बदलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। ये इसको कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज किया है। अरे यार तुम लोग सब कुछ लोगे तो फिर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ोगे। अब देखो ये रेजोनेंस सर्किट है, करंट जा रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है और इसके अंदर जो ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बदल रहा है। एंड whenever there is a time varying electric field and magnetic field in mutually perpendicular directions, electromagnetic waves are generated। तो उतना फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड। इसका फ्रीक्वेंसी बराबर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी फ्रीक्वेंसी वही होगा। जितना हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास अवेलेबल हो जाएगा उतने हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें आपके चलेंगे। फ्रीक्वेंसी होता कि जितना हाई फ्रीक्वेंसी का होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप उतना जल्दी जल्दी चीजों को काउंट कर सकते हो। इसको कहते हैं क्लॉक स्पीड। जैसे अगर तुमको कहा जाएगा कि जल्दी जल्दी 1 2 3 4 बोलो, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 स्पीड में बोले, उससे ज्यादा स्पीड में बोल नहीं सकते। मैं अगर हाथ को ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऑसिलेट करूंगा तो आप काउंट कर पाओगे कितने बार कर रहा हूं, क्योंकि आप इससे ज्यादा जोर से बोल सकते हो। लेकिन मैं इतने जोर से हाथ को ऑसिलेट किया कि उससे ज्यादा जोर तुम बोल नहीं सकते। कैन यू काउंट? So you will be able to count if your frequency of alteration is more than the frequency of the event happening here. Your clock speed is more. 4G गया, 5G आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। लोअर फ्रीक्वेंसी के कंप्यूटर थे, हाई फ्रीक्वेंसी के कंप्यूटर है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो योर काउंटिंग स्पीड विल इंक्रीज, योर ये विल इंक्रीज, मतलब क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड विल इंक्रीज। यूजुअली हम लोग कैपेसिटर को माइक्रोफैराड में यूज करते हैं और इंडक्टर को मिली हेनरी में। तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻⁶ नहीं, और ये हो गया 10⁻³ नहीं। तो सोचो ये दोनों होके क्या मिला, 10⁻⁹ हो गया, माइक्रोफैराड हो गया। अब माइक्रोफैराड क्यों, पिकोफैराड में यूज करते हैं हम लोग। यू आर हैविंग कैपेसिटर्स आल्सो इन पिकोफैराड। पिकोफैराड मतलब 10⁻² 12 तो कितना हो गया ये 10⁻⁻15 और इनका कुछ वैल्यू जोड़ के कर दो कि 10⁻16 हो गया। मतलब एलसी का सुटेबल वैल्यू लेके इसका वैल्यू हो सकता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16। रूट ओवर लो तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8, 10⁻⁻ ऊपर गया तो 10⁻8। मतलब हमारे पास सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर को लेके 10⁸ हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी बनाने की काबिलियत था। फिर ट्रांजिस्टर्स आए, उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बन गया, हम बोले नानो टेक्नोलॉजी आ गया। नानो टेक्नोलॉजी मतलब गेटिंग ए फ्रीक्वेंसी मोर देन 10⁹ हर्ट्ज। हम 10⁸ हर्ट्ज तक बना सकते थे। तो इंटरनेट कुछ नहीं काम करता था, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। तो जैसे ट्रांजिस्टर यूज करके हम ऑसिलेशन स्पीड बढ़ा दिए, 555 वाइब्रेटर लगा के, तो उसके बाद पता चला कि नानो टेक्नोलॉजी क्या क्या, नानो टेक्नोलॉजी आ गया। मतलब नाउ यू आर रेडी टू गेट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज और इवन मोर। अभी तो गीगा में आ गया, समझ में। जब पहली बार नानो आया, नानो टेक्नोलॉजी, कितना हल्ला गुल्ला हो रहा था, है कि नहीं। चलो ठीक है, आप मेरे को दूर भटका देते हो। फिजिक्स हेलो आ जाए थोड़ी, कितना कहा था क्या फिजिक्स ये स्मॉल पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग है ना। तो ये समझ में आया सबको। यहाँ पर और एक लास्ट चीज बताऊंगा जो इसको याद रखना, जो कि बहुत कम आता है। इन एन ऑसिलेटर सर्किट द इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी converts into magnetic energy and vice versa। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी बन गया, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बन गया। समझ में। If Vm is maximum PD across कैपेसिटर, एंट्रेंस वाले ध्यान दे दो, Im is maximum current in inductor, V, I intermediate values। मतलब कैपेसिटर में जो वोल्टेज मैक्सिमम है, आप स्विच ऑन किए, कोई करंट तो नहीं गया था, फिर धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होने लगा और इसमें करंट बढ़ने लगा। जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, उसका सारा एनर्जी कहाँ गया, में इसमें आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आ गया, इंडक्टर में आ गया।
तो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी है। बीच में कभी कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ था, इंडक्टर पूरा चार्ज नहीं हुआ था, तो उसमें कुछ वोल्टेज होगा, कुछ करंट भी होगा। इंटरमीडिएट वैल्यूज, V का वैल्यू Vm से कम है, I का वैल्यू Im से कम है। तो व्हाट रिलेशन विल से, शुरू में जो कैपेसिटर का एनर्जी था वो ये था, तब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं था। लेकिन बाद में जब इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गया तब कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं था, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू LIm स्क्वायर। कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। और इंटरमीडिएट स्टेज में कैपेसिटर में भी कुछ एनर्जी है और इंडक्टर में भी कुछ एनर्जी है। कैसा क्वेश्चन आया है एंट्रांस में, इन्हें ऑसिलेटर LC ऑसिलेटर सर्किट L दिया है, C दिया है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट अक्रॉस द इंडक्टर, हाफ CVm स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LIm स्क्वायर। इसमें से Im का वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया? यस सर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज फॉर बोर्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ग्राफिकल क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर ए प्योर ऑसिलेटर और फॉर ए लॉसी ऑसिलेटर, फॉर ए लॉसी ऑसिलेटर, फॉर ए लॉसी लॉसी ऑसिलेटर। ये लॉसी ऑसिलेटर को अदरवाइज कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर मतलब L एंड C में से L प्योर नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो हर बार जब करंट इधर उधर जाएगा धीरे धीरे कुछ एनर्जी हीट होके भाग जाएगा, तो एनर्जी धीरे धीरे घटने लगेगा। तो ये दोनों ड्रॉ करने के लिए आता है आपको प्लॉट द वेरिएशन ऑफ करंट। फॉर ए प्योर ऑसिलेटर द डायग्राम ऑफ करंट इज लाइक दिस, एंड फॉर ए लॉसी ऑसिलेटर डायग्राम ऑफ करंट इज समथिंग डिफरेंट। बस ये ड्रॉ करने के लिए आता है। क्या मालूम इसमें क्या इंपोर्टेंस रखा है, CBSE वाले सबसे ज्यादा पूछते हैं। इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर। फॉर ए डैम्प्ड ऑसिलेटर द करंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? फॉर ए लॉसी, फॉर ए प्योर ऑसिलेटर इट इज सिंपल harmonically going, AC है, साइनसॉइडल वेव है, देयर इज नो एनर्जी लॉस, मैक्सिमम करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हियर द मैक्सिमम करंट इज डिक्रीजिंग। बस ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी 3-4 बार आया, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं। ड्रॉ द प्लॉट द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। ये टाइम के साथ क्या वेरिएशन है, समझ में आ क्या? तो यहाँ पर LC ऑसिलेटर खत्म होता है। नाउ टाइम विल डिसाइड। ओह बहुत टाइम है। चलिए आगे, लेट अस सी व्हाट इज एडी करंट लॉस। छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्या करें, सीखना पड़ेगा। एडी करंट लॉस, व्हाट इज दिस एडी करंट लॉस, लेट अस सी। होता क्या है कि अगर कोई एक कंडक्टिंग बॉडी को हमने क्या किया, एक्सपोज इट टू ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो कि कोई एक मैग्नेट को इसके आसपास ले रहा हूं, या फिर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें करंट बदल रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। तो होता क्या है कि इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। कैसे EMF इंड्यूस होगा? आई कैन कंसीडर, सोचो कि ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा ब्लॉक है, दिखाने के लिए उतना बड़ा नहीं कह सकते, एक ब्लॉक है। नाउ दिस ब्लॉक कैन बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स, है कि नहीं? एक सिलेंडर हुआ, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऐसे ढेर सारे सिलेंडर बन गए, ये एक सिलेंडर हुआ। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार बोलोगे ढंग से ना तुम। हाँ, मान लो कि ये हो गया आपका, ये हो गया कोई ब्लॉक, तो इसको ऐसे काटोगे चॉप करके तो एक सिलेंडर निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सिलेंडर बन गए, बहुत सारे सिलेंडर को जोड़ो तो ये ब्लॉक बनता है। अच्छा, अब क्या हुआ, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर, ऐसे करके ढेर सारे हॉलो सिलेंडर है। ये जो हॉलो सिलेंडर को आप देख रहे हो, चलो मानते हैं कि ये उसका थिकनेस है। जस्ट इमेजिन
दिस इज ए हॉलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस dx। अब ये कोई सिलेंडर है, कोई मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट सर्कुलेट करेगा बाय लेंजेस लॉ। If you are bringing a north pole close and a north pole will be developed here, you are bringing a south pole close, the south pole will be developed. As in from the north pole approaching towards this, the current here will be clockwise, anti-clockwise, क्योंकि ये north pole बनाता है कि नहीं? तो ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। अब इस सिलेंडर को थोड़ा ध्यान से देखो। Now look at this cylinder, what is happening? मैं ये सिलेंडर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है, और कैसा है? ऐसा है। This is what is the cylinder you are looking at। और ये सिलेंडर में हुआ क्या है कि अभी इसमें इंड्यूस्ड करंट बन गया है और वो इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ऐसे 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 करके फ्लो कर रहा है इंड्यूस्ड करंट, है कि नहीं? कितना इंड्यूस्ड करंट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस इज द करंट। और कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ पावर भी कंज्यूम होगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? जो हीट जनरेट होगा वो पावर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर, मतलब ईएमएफ का स्क्वायर बाई आर। क्या मेरी बात समझ में आया? तो कुछ पावर कंजप्शन होने लगा। तो ये जो लोकल करंट यहां पर फॉर्मेशन हुआ उसके चलते जो पावर कंजप्शन हुआ उसको कहते हैं एडी करंट लॉस। समझ में आया? मैं लिख दूंगा सारा चीज, पहले समझ लो। इसको कहते हैं एडी करंट लॉस। लोकल एडी फॉर्मेशन हो रहा है, खलबली बन रहा है, लोकल यहाँ पर ऐसे ऐसे करंट बन रहा है, यहाँ पर करंट बन रहा है, यहाँ पर करंट बन रहा है और एनर्जी लॉस हो रहा है, उसको कहते हैं एडी करंट लॉस। मिनिमाइज कैसे करेंगे? अगर किसी तरह से आर को ज्यादा कर देंगे तो आर ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी लॉस विल बी मिनिमम। आर को ज्यादा करना है, आर तो वोल्टेज करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रोएल बाई ये है। अब ये जो करंट है, ये जो करंट है यहाँ पे जितना दूर जाएगा एल तो फिक्स्ड है, उतना ही तो दूर जाना है उसको। एल यू कैनॉट चेंज, लेकिन एरिया को बदल सकते हैं। सोचो ये जो आप देख रहे हो कौन सा, ये जो आपका सिलेंडर है उसको थोड़ा काटो तो, इसको काट दो इसे, क्या आपको ये छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? नहीं? और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? इसका dx इंटू लेंथ, पूरा हो गया एरिया। नहीं, जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतना ज्यादा एरिया होगा क्योंकि dx थिकनेस है लेकिन लंबा सा है, एरिया मिल रहा है। हम क्या करते हैं? एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? इसको काट दो, यू कट इट इनटू थिन स्लाइसेस, ऐसे ऐसे करके थिन स्लाइस कर दो। स्लाइस करके एक स्लाइस के ऊपर थोड़ा वार्निश लगा के दूसरा को चिपका दो। अब यहां पर जो करंट होगा वो दूसरे में नहीं जा पाएगा, एक रिंग का करंट दूसरी रिंग में नहीं जा सकता है, और उस करंट को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो काफी लो है, काफी हाई है, क्योंकि एरिया कम हो गया तो पावर कंजप्शन कम हो गया। तो हाउ वी मिनिमाइज एडी करंट लॉस? बाय कटिंग इट इनटू स्लाइसेस, जिसको हम अदरवाइज कहते हैं बाय लैमिनेटिंग द मेटल और द बॉडी को लैमिनेट कर देते हैं, तो एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज्ड। आपको अगर कहीं अगर आपको एक इतना बड़ा सा ब्लॉक का यूज है जहां पर आपको डर है कि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलेगा और इसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए बिग ब्लॉक लाइक दिस, आप ऐसे साइज का बहुत सारे पतला पतला प्लेट ले लो, सारा प्लेट को वार्निश लगा दो और जोड़ दो। वार्निश विल नॉट अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स तो आराम से जाएगा लेकिन करंट नहीं जा पाएगा, इंसुलेशन हो गया। तो बहुत सारा प्लेट को लेके जोड़ दिए, नॉट बोल्ट टाइट कर दिए, स्टैगरिंग कर दिए, तो एक ब्लॉक बन गया। अब क्या है, इसमें एडी करंट लॉस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक थिन स्लाइस है, उसके पीछे वार्निश है, यहाँ पर जो करंट जाएगा उसको बहुत ही पतला सा एरिया मिलेगा, थिन। जितना पतला पतला कट करेंगे उतना कम रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? पावर उतना कम। समझ में आ गया? लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखना होगा इतना समझा के नहीं लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 2 लाइन में, है ना? जो पंडित घर में आता है पूरा समझा के मंत्र पढ़ता है क्या? कुछ गुड़ गुड़ करता है, ओम स्वाहा, तो आप तेल डाल देते हो जो डालना है, बस स्वाहा बोल के डाल देना है, कुछ समझना नहीं है उसमें। क्या है? When a conducting body is exposed to a time varying magnetic field, the energy loss taking place
place due to locally induced currents is called एडी करंट लॉस, और प्यार से कुछ लोग एडी लॉस भी बोलते हैं। तो एसी में लॉस होगा कि एडी करंट लॉस की डीसी में होगा? डीसी में तो करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा है, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो एडी करंट लॉस किस में होता है? डीसी में, एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एसी। डीसी में क्यों नहीं होता है? करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ईएमएफ क्यों होगा? मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तभी ना ईएमएफ होगा। समझ में आ रहा है? इट कैन बी मिनिमाइज्ड। बहुत ज्यादा फैला के नहीं लिखना है, फंस जाओगे, 1 मार्क देगा वो। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड solids instead of solid blocks. क्या बात समझ में आया? लेमिनेटेड सॉलिड यूज करने से आपका एडी करंट लॉस कम हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आया? एडी करंट लॉस खत्म हो गया। इसके पैरेलल में और एक लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस, लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आया 20 मिनट में, नेक्स्ट आया ट्रांसफार्मर। कितना छोटे छोटे चीज है, मूवी में मिलता है ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2, देखे हो कभी? हाँ, 1 2 3 आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी है, रोबोट का है नहीं? हाँ, तीसरी में जो रोबोट आते बड़े सुंदर है, लड़की वाली रोबोट है नहीं, ट्रांसफार्मर। हाँ, खतरनाक रोबोट है, लेकिन वो हीरो जो है पहला वाला वो बरकरा है, सिल्वर स्टैलोन है ना। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर कभी देखे हो? उधर ब्लास्ट होता है। ओ, ब्लास्ट होता है, देखे हो? अच्छा, जो देखे हो वो ट्रांसफार्मर नहीं है, वो डिब्बा है, ठीक है। और उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है, रोड साइड में आपको दिखा होगा, कभी कभी रखा है ट्रांसफार्मर, सब वायर वायर लगा है। ये स्टैंडर्ड रूल है कि जो डिब्बा आपको दिख रहा है उसका 1/10 साइज का होता है ट्रांसफार्मर, मतलब उसका वैल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1/10 मीटर क्यूब होगा ट्रांसफार्मर, उसके अंदर रखा रहेगा, वो भी वुडन प्लंक के ऊपर, ठीक है। तेल में डुबा के रखते हैं। तेल में क्यों डुबा के रखते हैं? नहीं, तब पेट गर्म रहता है, इसलिए तेल में डुबा के रखते हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं वो मेडिकल एंट्रेंस वाले। ट्रांसफार्मर्स आर डीप्ड इन ऑयल टू मिनिमाइज फ्रिक्शनल लॉस, ऐसे करके चॉइस दिया रहेगा। उसका रीजन होता है टू कूल इट, कूलिंग करने के लिए वो यूज होता है, ऑयल यूज करते हैं कूलिंग के लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज स्टार्ट करके आपको ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा 20 मिनट में, फिर भी कोशिश करता हूँ 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा तो नेक्स्ट टीचर को बोलना थोड़ा वेट करने के लिए। तो इट इज an electric machine which transforms voltage from lower to higher and vice versa without changing frequency and पावर। पावर को बिना चेंज किए वोल्टेज को कम ज्यादा कर लेगा, फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए वोल्टेज को कम ज्यादा कर लेगा।
समझ में आया क्या? ये हो गया चीज हमारा। तो क्या ये मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है। जैसे आप ढेर सारे इलेक्ट्रिक मशीन जानते हो, जनरेटर जानते हो, आप मोटर जानते हो, तो ये एक मशीन है। रिमेंबर, ट्रांसफॉर्मर्स आर द हाईएस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मशीन्स अवेलेबल। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी का कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है। ट्रांसफॉर्मर्स का एफिशिएंसी 99.12 से शुरू होकर 99.7 तक जाता है। अच्छा वाला, सस्ता वाला ट्रांसफॉर्मर तो 92-93 में। अब देखोगे जो आपका पुराना वाला अडेप्टर है, मतलब मोबाइल चार्जर है, सस्ता वाला लेके आओगे, जैसे प्लग में लगाओगे, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, पता चला वो गर्म हो गया। नहीं, दूसरा वाला लगा के दिन भर रखो, गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस नहीं होते। बहुत ही थीन लेमिनेशन करते हैं, ब्लेड जैसे पतला पतला लेमिनेट करके स्टैगरिंग करके उसको बनाते हैं, और फेराइट कोर का यूज करते हैं, तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होता है। लेकिन सस्ते वाले में आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आपको 220 वोल्ट से 6 वोल्ट तक ट्रांसफर करने वाला कोई एक ट्रांसफार्मर चाहिए, वो आपको 20 रुपया से शुरू करके 500 रुपया तक मिलेगा, 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन पता चला 5-10 मिनट में गर्म इतना जोर हो रहा है कि चाय बना सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर अगर प्लास्टिक का कवरिंग है तो प्लास्टिक मेल्ट कर जाएगा, समझ में? तो जब भी आप चार्जर लोगे कॉस्टली वाला लेना, क्योंकि वो गड़बड़ करता है अदरवाइज। अच्छा, सो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन क्या आएगा ट्रांसफार्मर के ऊपर? सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वोल्टेज रेशियो और टॉर्क रेशियो, 1 मार्क वाला। सोचो 1 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है? कोई वर्किंग शॉर्ट नोट वॉट नोट कुछ नहीं। इट इज यूज्ड इन एसी। हाँ, एयर कंडीशनर में नहीं रे, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, एसी सर्किट में यूज होते हैं। ये मत सोचना कि ट्रांसफार्मर एयर कंडीशनर में यूज होता है। यूज इन एसी सर्किट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ए सॉलिड आयरन कोर with thin laminations। कोई नहीं पूछेगा कैसे बनाया गया, बताओ। staggered together, कोई नहीं पूछेगा ट्रांसफार्मर कैसे बनाया। थोड़ा आपको दिखाते हैं ट्रांसफार्मर कैसे होता है। लेट मी ड्रॉ दी सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ये हो गया एक कोर, ये हो गया दूसरा कोर, है ना? और चलो तीसरा कैसे बनाएंगे, चलो ठीक है। ये हो गया तीसरा कोर, ऐसे सबर करो, थोड़ा बनाने में टाइम लगता है लेकिन बनता है। यस, ये हो गया ऐसा, और ये हो गया ऐसा, ये बन गया ट्रांसफार्मर। इसमें होता क्या है कि यू गो फॉर ए वाइंडिंग, यहाँ पर एक टर्न आएगा ऐसा। अच्छा, ये अंदर से नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? कैसे दिखेगा ये अंदर से? ऐसे दिखेगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। हाँ, ढंग से 3D डायग्राम बनने से आज तो अच्छा लगता है देखने में। सर क्या बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो देखो, मैं बना रहा हूँ। नाउ आई एम मेकिंग इट। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा जाता है टॉर्च। Here are the several number of turns। ऐसे करके ढेर सारे वायर इसके ऊपर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कर लेते हैं। और यहाँ से वायर ऐसे निकला है, यहाँ से वायर ऐसे निकला है, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इधर क्या होता है, इधर ऐसे होता है। ओहो, the primary number of turns are different from
सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है इसमें? कुछ दिख रहा है? Yes. हाँ, और ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये जो कोर है, कौन सा कोर? ये वाला कहाँ गया? ये जो कोर है, ये कोर लैमिनेटेड है। चलो, कभी तो लगेगा कि हाँ आज क्लास में अच्छा ट्रांसफार्मर बनाया। शायद ये अब हो चक्के निकल गया। अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? यस। अब इसमें हुआ क्या है बताओ? हुआ यूं है कि ये लेमिनेटेड है, मतलब ये यहाँ पे देखोगे ऐसे ऐसे तीन लाइन से, अरे तीन लाइन से, तो तीन लाइन ड्रॉ करते हैं, तीन लाइन से ऐसा इसको लेमिनेट किया गया है। ये एक लाइन है, ऐसे ऐसे तीन लेमिनेशंस बनाया गया है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। लेमिनेशन क्यों किए हैं? टू अवॉइड एडी करंट लॉस। बस यही क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड। ऐसा ऐसा करके ड्रॉ किए। कम से कम क्लास में बढ़िया से ट्रांसफार्मर तो बनाते समय होगा नहीं होगा देखते हैं। हाँ, और थोड़ा करना पड़ेगा, तब तक तो आप लोग थोड़ा आराम ही तो करोगे ना। कितना पढ़ोगे? जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लोग आराम से गप्पे उप्पे कर रहे हैं, घर की बात सोच रहे हैं, आज जाएंगे क्या खाएंगे उसके बारे में सोच रहे हैं। बन गया ट्रांसफार्मर, सोचना बंद। हाँ, ये लेमिनेशन समझ में आ रहा है? Yes, sir. और ये लेमिनेशन खाली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, क्योंकि प्लेट्स है ना, तीन प्लेट को जोड़ के ये बनाया गया है। तीन प्लेट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म और स्टैगर्ड टुगेदर टू फॉर्म दी ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड क्यों है? टू अवॉइड, अब बोलोगे तब ना। हाँ, टू अवॉइड एडी करंट लॉस। मैं इतना मेहनत करके बना रहा हूँ तो तुम लोगों को थोड़ा देखना चाहिए। बन गया ट्रांसफार्मर। अरे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आइयो। हाँ ठीक है, चल तू चल। सो आई हैव मेड इट। ये कौन हो गया? चल बेटा, बन गया। ये इतना ही, खुश रहो, इससे ज्यादा मैं बना नहीं सकता। चल, क्या हुआ बताओ? ये साइज का जो प्लेट है, पतला पतला प्लेट लाना है, सारा प्लेट को ऐसे स्टक करके रखना है और यहाँ पर स्क्रू टाइट कर देना है। समझ में ना? यहाँ पर एक नॉट बोल्ट लगा के पीछे से टाइट कर दो, तो बन गया सिंगल प्लग। ईच प्लेट इज बार्निश्ड, मतलब इस प्लेट में जो एडी करंट होगा दूसरी प्लेट में नहीं जा सकता। ये जो वायर है, वायर के ऊपर इंसुलेशन है, मतलब करंट आके इसमें से शॉर्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये वायर के ऊपर भी इंसुलेशन है। ठीक है, तो इसमें इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी साइड, प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। जब आप इसमें क्या करते हो, ये क्यों है तो चल रहे, ये बन गया ट्रांसफार्मर। अब इसको ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही तो लिखना है ट्रांसफार्मर के बारे में। क्वेश्चन तो 1 मार्क वाला आएगा। It is an electric machine which transfers voltage from one lower to higher and vice versa without changing frequency and power. It is used in AC circuits.
It is made up of a solid iron core with thin lamination staggered together to reduce क्या एडी लॉस। नेक्स्ट, आपने यहां पे कोई एक वोल्टेज लगाया और यहां पर क्या हो रहा है देखो, पॉइंट नंबर कितना देखे थे हम लोग, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, the primary and secondary coils have different number of turns। ये बात ये समझ में आ गई, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया है। Primary coils and secondary coils have different number of turns। ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है कि मेरा कैमरा में पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको छोटा और कर देते हैं। यस। अब जब प्राइमरी कॉइल में कोई करंट फ्लो करेगा तो उसके चलते जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स थ्रू दिस आयरन कोर जाते हुए आके अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। यू नो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, है ना। सो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये फ्लक्स है जो जा रहा है ऐसे ऐसे। सेम फ्लक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंक्स विथ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। दे देंगे कोई ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में 1000 टर्न है, सेकेंडरी में 500 टर्न है। इफ फ्लक्स लिंकिंग विद द प्राइमरी कॉइल इज दिस मच वेबर, व्हाट इज द फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल? सेम फ्लक्स, जो जा रहा है वही जा रहा है। ठीक है, इन ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स इज सेम। इसमें अगर 5 फ्लक्स जा रहा है तो इसमें भी 5 फ्लक्स जा रहा है। और एसी में चल रहा है मतलब ये करंट चल रहा है। ये करंट अगर बदलेगा तो जो फ्लक्स निकल रहा है वो भी बदलेगा, करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। E1 EMF इन प्राइमरी, क्यों? क्योंकि उसका करंट बदल रहा है। जो EMF होगा उसको क्या कहेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? EMF की जगह लिखो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें डिटेल्स में लिख रहा हूं क्योंकि वो पूछेंगे द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल इज सेल्फ इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंड्यूस्ड, ऐसे करके पूछेंगे। तो इट इज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी क्या होगा भाई? इट इज d∅dt, क्योंकि इसके अंदर का फ्लक्स बदल रहा है। और अगर उसमें N1 नंबर ऑफ टर्न है तो N1 d∅dt है कि नहीं? प्राइमरी में जो EMF इंड्यूस होगा वो N1 d∅dt है। N1 क्या होगा? प्राइमरी टर्न्स। E2 क्या है? म्यूचुअली इंड्यूस्ड, क्योंकि ये अपना फ्लक्स नहीं बदल रहा है, प्राइमरी टर्न का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी के अंदर बदल रहा है। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी, तो क्या हो गया? सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इनटू d∅dt। इनटू क्या है? टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो व्हाट इज E1 by E2 कमिंग आउट टू बी? इट इज कमिंग आउट टू बी E1 by E2 कितना हो गया? इट इज इक्वल टू N1 by N2। मतलब अगर प्राइमरी में हम 100 टर्न्स रखेंगे, सेकेंडरी में 500 टर्न रखेंगे, 10 वोल्ट एसी लगाएंगे तो उधर 5 टाइम्स था 50 वोल्ट एसी मिलेगा। वोल्टेज बढ़ गया या घट गया, आप जो बढ़ाना चाहो या घटाना चाहो घटा सकते हो, घटा सकते हो। क्या बात समझ में आया? सर d∅dt दोनों में सेम, क्योंकि फाई अगर सेम है तो d∅dt सेम है। सर पर बीच में ये भी तो है, क्या? मतलब होल है, मतलब क्या? अरे बीच में होल है,
देखो यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है लोहे में होते होते आ रहा है ना, बीच में होने तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो सर वो वायर के अराउंड ना फ्लक्स बनेगा। हाँ, तो वो तो बीच। और ये जो फ्लक्स जा रहा है क्या ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर से नहीं जा रहा है? नहीं सर वो नहीं बोला, मतलब एक एक वायर जो प्राइमरी कॉइल का है वो हाँ। एक एक वायर से बनेगा, तो वो एक मतलब ऐसा बनेगा ना। तेरा कहने का मतलब है कि ये अगर प्राइमरी कॉइल है, हम बोल रहे हैं फ्लक्स ऐसे जाएगा, तुम बोलोगे कुछ फ्लक्स ऐसे जाएगा, कुछ फ्लक्स ऐसे जाएगा, कुछ फ्लक्स ऐसे जाएगा, ये बोल रहे हो क्या? और के अंदर से भी तो मतलब चला जाएगा ना सर, मतलब कुछ फ्लक्स लीक हो जाएगा बाहर टाइप। हाँ, लीक तो होगा ही। तो उससे फिर 35 चेंज हो जाएगा। नहीं, डिफाइविटी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव आता है उसमें, लेकिन वो बहुत ही टाइटली पैक करके लगाते हैं इसको। ठीक है, इतना टाइटली पैक करके लगाते हैं, एक टर्न रहेगा, उसके ऊपर दूसरा रहेगा, उसके ऊपर तीसरा रहेगा। बताया था ना, सेम कोर के ऊपर अगर वुंड करते हैं। ये तो हो गया आपका लो वोल्टेज की केस में। हाई वोल्टेज की केस में तो ये इसको सेल टाइप बोलते हैं। दूसरा एक तो कोर टाइप हो गया। सेल टाइप में ऐसा भी होता है, उसमें क्या बताओ, ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है सेल। ऐसा सेट का भी होता है, इसी के ऊपर ही प्राइमरी रहेगा, इसी के ऊपर ही सेकेंडरी रहेगा, समझ में? और जो फ्लक्स होगा वो घूम फिर के इधर से आएगा ऐसे। ठीक है सर, वो हॉलो स्पेस से नहीं जाता कोई भी फ्लक्स। फ्लक्स इससे क्यों जाएगा? द फ्लक्स विल प्रेफर टू गो थ्रू। हम लोग अभी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं पढ़े ना। अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी एक लोहे को रख दोगे, ये लोहा है, तो देखोगे सारा लाइन ऑफ फ्लक्स ऐसे बेंड करके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे घुस जाएगा अंदर, क्योंकि ऑपोजिट पोल इंड्यूस होता है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पोल इंड्यूस होता है, वो खींच के लेता है फ्लक्स को। समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़े नहीं ना, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, खींच के ले लेगा सब। हाँ, तो बात चल रहा था E1 में E2 इक्वल N1 में N2। If N2 is greater than N1 तो E2 is more than E1। इसको क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ा दिया, है ना। कहाँ यूज होता है? फॉर ट्रांसमिशन। जो हीराकुद से आपका पावर आता है या तालचेर से आता है या फिर कहीं थर्मल प्लांट से, कोई कैप्टिव पावर प्लांट से जैसे आरएसपी का है वहां से आता है, तो दे मेक यूज ऑफ दिस। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। इन ऑल ऑल्टरनेटर्स वेरेवर यू गो दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और एसी एट 6.6 किलो वोल्ट सारे में। कल्पकम का न्यूक्लियर प्लांट हो या तालचेर का कोल प्लांट हो या आरएसपी का कैप्टिव पावर प्लांट हो, 6600 किलो वोल्ट में करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंसुलेशन अवेलेबल है उससे ज्यादा वोल्टेज में इतना क्लोज टर्न को वो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वायर के ऊपर वायर, वायर के ऊपर वायर, उनके बीच में कितना छोटा सा गैप है। इंसुलेशन में कितना है? इतना स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन होना चाहिए कि ये वोल्टेज में वो लीक ना कर जाए, ब्रेकडाउन ना हो जाए। कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर्स इज मच मोर देन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर्स। आप अगर एक वायर लाते हो जिसका कॉस्ट 10 रुपीज है, खरीद के लाते हो, तो वायर का जो कॉस्ट है उसके अंदर हार्डली 1 रुपीज है जो आपकी काम का है। जो इंसुलेशन है वो 9 रुपीज का है, उसके ऊपर जो रबर चढ़ाया ना वो 9 रुपया का है। समझ में आ रहा ना? ऐसा। हाँ, तो लो वोल्टेज में जनरेट करते हैं, तो हमें चाहिए घर में क्या 220 वोल्ट में, तो इस 6600 वोल्ट में हुआ तो स्टेप डाउन करके भेजना चाहिए नहीं। लेकिन तकलीफ होता है इसमें, दो चीज जान लो, एंट्रांस वालों को काम में लगेगा, नहीं लिखाएंगे तुम लोगों को। हम 6600 वोल्ट में और 6.6 किलो वोल्ट में हमने बनाया, हमें घर में चाहिए 220 वोल्ट, तो सीधा इसको स्टेप डाउन करो और भेजो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाओगे, इधर दे दोगे 6.6 किलो वोल्ट, इधर निकलेगा 220 वोल्ट और अपनी घर में सप्लाई कर दो। मान लो कि यहाँ पर 220 वोल्ट में आप सप्लाई कर रहे हो, हीराकुद से यहाँ तक तो सीधा मेन रोड हाईवे के साइड में नहीं आएगा ना, खेत के ऊपर से, जमीन के ऊपर से, इधर से पहाड़ के ऊपर से आएगा। और कितना आ रहा है 220 वोल्ट, और हमारे पॉपुलेशन इतना है, हर जगह लोग मिलते हैं, वो क्या करेंगे, जहां मिलेगा हुक लगा के घर लगाएंगे 220 वोल्ट हर जगह, है कि नहीं। तो चोरी बचाने के लिए क्या करते हैं, ये 6.6 वोल्ट को, किलो वोल्ट को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट इट इनटू 132 किलो वोल्ट। बड़े बड़े टावर लाइन्स देखे होंगे। फिर आता है ये, जब किसी पहाड़ के ऊपर से, नदी के किनारे से, खेत की थ्रू से होते हुए आ रहा है 132 किलो वोल्ट, ठीक है ना। जब आके पहुंचेगा कोई एक सब स्टेशन में, जैसे यहाँ पर हमारा पावर हाउस रोड है, तो वहां पर पहुंचेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 33 किलो वोल्ट।
33 किलो वोल्ट करके वो लाएंगे, फिर पूरा राउरकेला सेक्टर में घुमाएंगे। राउरकेला सेक्टर में तो सीधा नहीं ले आएंगे, रिंग रोड से होते हुए इधर से होते हुए लाएंगे, 33 किलो वोल्ट आएगा। फिर जब आएंगे कोयल नगर में तो आप देखोगे वहां पर बना दिया उसको 11 किलो वोल्ट। फिर गली में घुसाया तो वहां पर बना दिया 440 वोल्ट, जो हमारे घर में यूज हो रहा है। 440 वोल्ट हमारा 220 है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रल एंड द फेज। ये फेज का पोटेंशियल डिफरेंस को काउंट करते हैं 440 वोल्ट, इसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइन चला गया कहते हैं ना, लाइन का मतलब क्या है किसी को नहीं मालूम है, लाइन चला गया। फिर लाइन क्या है, डिक्शनरी में ढूंढो तो पूछो जाके, सर लाइन चला गया, वो लाइन क्या होता है? लाइन मतलब दो फेज जो है, 3 फेज में सप्लाई आता है, 2 फेज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लाइन कहते हैं, लाइन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो लाइन पोटेंशियल डिफरेंस 440 वोल्ट में आता है, सप्लाई होता है। आप कहोगे सर इतना ज्यादा करके फिर घटाने की क्या जरूरत है? दूसरा जरूरत एक तो हुआ टू अवॉइड थेफ्ट, जबकि प्राइम है वो। अब जो भी खर्चा दे रहे हो पर यूनिट कॉस्ट का, उसका करीब करीब 65% ईच, क्योंकि कोई दूसरा चोरी कर रहा है आप भर रहे हो, समझ रहे हो। मान लो कि आप 100 रुपया खर्चा किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आपका 65 रुपया आप इसलिए भरे क्योंकि कोई दूसरा लोग चोरी कर रहे हैं, इसलिए आप 65 रुपया दे रहे हो। नहीं तो अगर चोरी कोई नहीं करता तो 35 रुपया देना पड़ता 100 रुपया की जगह, समझ में। चोरी लोग करते हैं, और इंडियंस अब तो जानते हो बाई नेचर, जय भी मिला हुक लगाओ, नहीं मौका मिला तो हुक लगाओ, तो ये हुक लगाने वाले। दूसरा एक प्राइम रीजन हुआ, जब आप ये हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करते हो, आपको चाहिए कि आप जिनको पावर दे रहे हो उनको क्या है, उनका हीटर चलना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, एसी चलना चाहिए। मान लो कि मेरे घर का पावर कंजप्शन है 2000 वाट, मेरे को अगर 200 वोल्ट में सप्लाई दिया जाएगा तो मेरे घर में मैं कितना करंट ड्रॉ करूंगा? 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करूंगा। मेरे को अगर 400 वोल्ट में दिया जाएगा तो मैं 5 एम्पियर ड्रॉ करूंगा। लेकिन मेरा सारा चीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए, सेफ्टी के लिए 200 वोल्ट दिया गया है। अगर ये भी 200 वोल्ट देगा तो ये 10 एम्पियर पूरा हीराकूद से हमारे घर तक आएगा कि नहीं आएगा? वेरी हाई करंट, और जो वायर का रेजिस्टेंस है उसके चलते I2R लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा। वो पैसा कौन भरेगा? मैं तो अपना 1000 वाट का दे रहा हूं, तो लॉस हो जाएगा। हम चाहते हैं जो सप्लाई वायर है उसमें करंट बहुत कम हो जाए, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में हो जाए, कि इतना दूर आएगा तभी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो फिर हम जानते हैं कि इसमें जितना पावर दे रहे हैं उतना पावर ले रहे हैं। आप अगर 2000 वाट पावर ले रहे हो, कितना करंट में? 10 एम्पियर करंट में और 200 वोल्ट में, और इधर अगर मान लो 66 किलो वोल्ट है तो वेरी लेस करंट, क्योंकि वोल्टेज करंट इधर, वोल्टेज करंट इधर, कोई एनर्जी लॉस होता नहीं है इसमें। वोल्टेज इनटू करंट हियर, वोल्टेज इनटू करंट हियर इज सेम। तो हाई वोल्टेज हो जाने से करंट कम हो जाता है, समझ में? हाँ, इसलिए हाई वोल्टेज में कहते हैं। तो जो एनर्जी ट्रांसमिशन एनर्जी लॉस इज डिक्रीज्ड। सो व्हाई एसी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज? पहले आता था, अब नहीं आ रहा है। रीजन हुआ टू डिक्रीज द ट्रांसमिशन एनर्जी लॉस, समझ में? हाँ, तो बात चल रहा था ये ट्रांसमिशन में यूज होता है। इफ N2 is less than N1, then E2 will be less than E1. ये कहाँ यूज होता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और डोमेस्टिक यूज। आपका जो मोबाइल चार्जर है 220 वोल्ट को 5.5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तोड़ के देखो तो उसको मिलेगा ट्रांसफार्मर, जिनको देखना है तोड़ के देख लेना, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज घट रहा है। लास्ट 2 मिनट्स लूंगा। एज देयर इज नेग्लिजिबली स्मॉल एनर्जी लॉस in transformer, the input power is equal to output power. अब नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस है, इसमें 2 किस्म की लॉस होता है। एक होता है एडी करंट लॉस जो हम लोग देख चुके हैं, दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस जो हम नहीं देखे, पढ़ेंगे पार्लर मैग्नेटिक मटेरियल्स में। नेग्लिजिबल लॉस होता है। नेग्लिजिबल लॉस नहीं का मतलब नहीं है कि थोड़ा सा लॉस होता है, लॉस ज्यादा होता है, लेकिन जितना पावर वो पार कर रहा है, मान लो कि 1000 मेगावाट का पावर वो ट्रांसफर कर रहा है, बीच में 2 किलोवाट लॉस हो गया,
तो उसके सामने ये नेग्लिजिबली स्मॉल है। समझ में आ रहा ना? यस सर। हाँ, नेग्लिजिबल लॉस मतलब हम बोलते हैं जो कंपैरेटिवली स्मॉल है, कंपैरेटिव टर्म, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज हैंडलिंग। तो आपको हो गए E1 I1 मॉट बी इक्वल टू E2, E क्या था EMF इनटू I2, मतलब I1 by I2 is equal to E2 by E1 and that is equal to N2 by N1. So the currents in the primary and secondary are in the inverse ratio of the turns, EMFs in the direct ratio. समझ में आया? However, E1 by N1 is equal to E2 by N2. So EMF per turn, EMF per turn is same in primary, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंडरी कॉइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ईएमएफ प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी का अलग है, लेकिन ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न में कितना वोल्टेज आएगा, E1 by N1, E1 by N1 is equal to E2 by N2। तो ईएमएफ पर टर्न इज सेम इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अक्सर ये गड़बड़ कर देते हैं, सीबीएसई वाले आईसी वाले कभी नहीं पूछे, एंट्रांस वाले पूछे। इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर the voltage is stepped up from 220 volt to 11 kV. If EMF per turn in the primary is 5 volt, what is the EMF per turn in the secondary? They are same. EMFs are different but EMF per turn is same. क्या है वो? d5dt। एक टर्न में कितना होगा? d5dt। इसमें भी d5dt, उसमें भी d5dt। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की कहानी खत्म हो जाता है और आप लोगों को बस उतना ही पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जवानी में दिमाग फट जाएगा तो फिर बुढ़ापे में किसके सहारे जियोगे, है नहीं? तो यहाँ पर एसी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एज योर चॉइस, आई प्रेफर टू गो फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स को हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाएंगे या वेव ऑप्टिक्स को हो गए, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ोगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स कि वेव ऑप्टिक्स, जो कहोगे पढ़ा देंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो अगले क्लास हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक ले जय हिंद।